नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेसन 5 करने वाला है फ्रेंड्स। हम लोग लेसन 4 तक कर चुके हैं। आदित्य रंजन सर का जो 5000 का चैप्टर वाइज वन लाइनर प्लस एमसीक्यू का बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली चैप्टर वाइज करते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 तक कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग लेसन 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, क्या है? प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त या चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन आदि। ठीक है, अगला है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त यानी कि अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे आपका हो जाएगा चंद्रमा, कुर्सी, मेज। देखिए, चंद्रमा तो बोलिएगा कि चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा स्वयं का प्रकाश से नहीं चमकता है फ्रेंड्स। ये जो चमकता है सूर्य का प्रकाश से क्या होता है, यानी कि ग्रहण करता है, उसके बाद वो चमकता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है, तो ये जो हो जाएगा आपका चांद। क्या हो जाएगा? चांद। अगला है कौन सा प्रकाशमान पिंड है, जैसे जलती मोमबत्ती, चमकता हुआ बल्ब, जुगनू। क्या हो जाएगा? जुगनू। अगला हो जाएगा ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा से गुजर जाती है उसे पारदर्शी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह से गुजरने नहीं देता उसे पारभासी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पारभासी कहा जाता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की गति जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है प्रकाश सबसे तेजी से किन माध्यम में यात्रा करता है, तो ये जो करता है फ्रेंड्स निर्वात में। किस में करता है? निर्वात में करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश तरंग के कण के बारे में। ठीक है, दिया हुआ है 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो ये जो किया था आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला है 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, तो ये जो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, जो कि कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के कण प्रकृति के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है, तो ये जो आपका हो जाएगा कॉम्पटन प्रभाव। क्या हो जाएगा? कॉम्पटन प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है, तो ये जो हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। क्या है? आधुनिक विचारधारा का प्रकाश जो है ना वो कण भी है और एक तरह का तरंग भी है। ठीक है, यानी कि दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है, तो ये जो आपका हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा हो जाएगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। ठीक है, अगला है जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट स्रोत कहते हैं, यानी कि जुगनू कहते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदन के रूप में सूचना प्रसारित करती है उसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो हो जाएगा नरेंद्र सिंह कंपानी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह कंपानी के द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? फाइबर में आयतन कोण उसके क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए कुल आंतरिक कोण परिवर्तन कोण के लिए। ठीक है, अगला है प्रकाश का तरंग गुण यंग के किस सिद्धांत पे के द्वारा सिद्ध होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के व्यक्तीकरण के द्वारा। प्रकाश का तरंग गुण को किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है? तो यंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाले दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर रखी जाती है तो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं तीव्रता शून्य हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? व्यक्तीकरण कहा जाता है। जैसे कि व्यक्तीकरण का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा
पानी के बुलबुले कभी कभी धूप में चमकते हैं। पानी पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी धूप में चमकता है। साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देता है। गीली सड़क पर वाहन से टपकने वाले तेल की बूंदे रंगीन होता है, ठीक है, रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, टेलीविज़न में विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, हरा, नीला, यानी कि जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है, ठीक है। लाल, हरा, नीला कैसा रंग है, तो प्राथमिक रंग हो जाएगा। पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन सी रंग का उपयोग किया जाता है, तो प्राथमिक रंग। कौन सा रंग, प्राथमिक रंग आपका हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक रंगों का मिश्रण से बनने वाले रंग को क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। जैसे लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला बनेगा, लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। लाल और नीला तो मैजेंटा, और लाल और नीला, हरा और नीला तो सियान। अगला है, जिन दो रंगों को मिलाकर सफ़ेद बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि लाल और सियान मिलाएंगे तो सफ़ेद, हरा मैजेंटा सफ़ेद, पीला और नीला तो हो जाएगा आपका सफ़ेद। काली वस्तु सभी रंगों का प्रकाश को अवशोषित करती है, इसीलिए काला दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करती है, इसीलिए सफ़ेद दिखाई देता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये जो आपको हो जाएगा अवतल लेंस की तरह। कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, एक तारे का रंग क्या दर्शाता है, तो इसका तापमान दर्शाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ताप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीले प्रकाश का तारा सबसे अधिक गर्मी का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का परिकिरणन। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, कोहरे एवं धुंध के कारण प्रकाश की किरणें को प्रसारित होने को क्या कहते हैं, तो इसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, तो प्रकाश के परिकिरणन से, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरणन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो सीवी रमन। क्या हो जाएगा, सीवी रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, तो प्रकाश के परिकिरणन प्रभाव। क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है वो कम परिकिरणन होती है, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका परिकिरणन कम होता है। जैसे लाल रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता था, खतरा दर्शाने के लिए, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत दूरी तक वो दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आकाश और पानी का रंग नीला दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। लेंस से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की घटना को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छतरी से होकर गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जाता है, जहां धुंध और पानी के छोटे छोटे बूंद प्रकाश के परिकर्णित करते हैं, तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए आगे हम अब पढ़ने वाले हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण के बारे में। किसी तरंग को मोड़कर एक विशेष दिशा में भेजना क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। होलोग्राफ या होलोग्राफी चमक किसके कारण होती है, तो ध्रुवीकरण के कारण, ठीक है। हेडलाइट्स में जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीकरण केवल प्रकाश तरंगे में होते हैं क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। हमारे आसपास की वस्तुओं को क्या दृश्यमान बनाता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप
में कमी आती है तो तीव्रता के आयाम में, किस में कमी आती है? तीव्रता के आयाम में कमी आती है। प्रकाश के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तित नहीं होती है? तो तरंगदैर्ध्य और अनुआवृत्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्टिकल गेज किस पर काम करता है? तो परिवर्तन के नियम पर काम करता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका यानी कि समतल हो गया। यहाँ से वस्तु ये जो आया इसे आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह से टकरा कर जो वापस लौट जाता है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। और ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब इधर अभिलंब और परिवर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का अपने ही माध्यम में वापस लौटना ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है, नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन करे तथा उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदले उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अगला है किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो समतल दर्पण। किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है? तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक काल्पनिक या आभासी छवि किसके द्वारा बनती है? तो समतल दर्पण हो जाएगा। एक सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? समतल दर्पण। एक सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो समतल दर्पण से। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए किस दर्पण की लंबाई की वस्तु को आधी कर देनी चाहिए? तो समतल दर्पण हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भी मीटर पर सेकंड की गति से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसकी छवि उसे 2 भी मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हुए किस दर्पण में दिखाई देगी? तो समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तन कोण 2 थीटा कोण से घूमेगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से एक कोण पर है तो उसके बीच के कोण 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360/थीटा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री है ना, तो 360/थीटा था तो वहाँ 90 होगा, फिर 4। जब सम संख्या आएगा तो 1 घटा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, विषम आएगा तो उतना ही छोड़ देंगे। अगला है किस यंत्र में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता था? पेरिस्कोप। किस यंत्र में समतल दर्पण 45 डिग्री पर झुके होते हैं? तो पेरिस्कोप। गोलीय दर्पण। किसी वस्तु की वक्र चमकदार सतह किस प्रकार कार्य करती है? तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण की परिवर्तक सतह को व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वह बिंदु जिस पर गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें केंद्रित होती है या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु F कहते हैं। ठीक है, अगला है मुख्य अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद गुजरती है या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लंबाई कहती है। गोलीय दर्पण की परिवर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? तो उसे ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र जो गोलीय दर्पण का एक भाग है जो अपनी परिवर्तक सतह के बाहर स्थित होती है उसे वक्रता केंद्र C कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गोले की त्रिज्या जिसका गोलाकार दर्पण का भाग बना था उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाले काल्पनिक सीधी रेखा किस पर लंबवत होती है उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए धनात्मक ऋणात्मक, चलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी गोलीय दर्पण के परिवर्तक सतह अवतल हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण की परिवर्तक सतह उत्तल हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चम्मच की भीतरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है? क्योंकि वो धंसा हुआ रहता है इसीलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। जैसे देखिए प्रकाश का दिशा
जब बाईं ओर की दिशा में रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और दाईं ओर की दिशा में रहेगा तो आपका धनात्मक हो जाएगा। और दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण में जब वस्तुअंत तथा यानी कि अनंत पर रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक, मंद छवि। ठीक है, अगला है, यदि वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चम्मच की बाहरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। वहाँ था अंदर वाला, यहाँ था बाहर वाला। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। समतल दर्पण से बनी वस्तु की प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऐसी छवि को क्या कहते हैं? तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है फ्रेंड्स आभासी अथवा वास्तविक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बाकी अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अवतल दर्पण का उपयोग की जांच किया जाता है। ये जो किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है।